Hi guys, my name is Rishabh Jain, and the chapter that we are going to study today is a very important chapter in civics, or we can say in political science, and that is challenges to democracy. Throughout our book, जब भी हमने मतलब पूरी बुक पढ़ी या हमने पूरी बुक में देखा तो डेमोक्रेसी को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में रखा गया है। डेमोक्रेसी के ऊपर सारे चैप्टर्स हैं कि डेमोक्रेसी को डिफाइन कैसे किया जाए, हाउ वी शुड डिफाइन डेमोक्रेसी, ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन इट, what are the fundamental rights that are provided to us, and we can see that from time to time different reforms are brought into democracy। यानी कि जब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर रखा गया, जब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आया, उसके बाद देखा गया कि उसमें काफी कमियां थी, तो उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। आज हम देख सकते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द होल वर्ल्ड, बट स्टिल आज भी हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर रखा गया है, अगर वो परफेक्ट होता तो लाइक हमारी कंट्री बहुत प्रोग्रेस कर चुकी होती है और हम बहुत फील्ड्स में आगे होते, बट दिस इज नॉट द थिंग। हम देख सकते हैं कि आज भी हम लोग काफी जगह पीछे हैं, और इसकी कई सारी जो प्रॉब्लम्स का जो बेसिक जो जिस वजह से ये इवॉल्व हुई है प्रॉब्लम्स, वो है डेमोक्रेसी। यानी कि जिस तरह से हमारा स्ट्रक्चर काम करता है, जिस तरह से हमारे लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं, हम अपने लीडर जैसे इलेक्ट करते हैं, वो जो हम एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई लूप होल्स हैं जिन्हें जरूरी है ओवरकम करना, जरूरी है उनको हटाना, और तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, हम उसको एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी सोल्यूशन जो होता है वो 100% सही नहीं होता। हर चीज में कुछ ना कुछ लूपहोल्स होते हैं। ऐसी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो शायद सोल्यूशन तो है, लेकिन उसमें भी कुछ लूपहोल्स हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हमने उसके अंदर लूपहोल्स बना दिए गए हैं, शायद हमारे लोगों की वजह से ही वो लूपहोल्स हैं। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो ये सब टॉपिक्स हैं। व्हाट इज अ चैलेंज, यानी कि चैलेंज को डिफाइन कैसे किया जाता है, चैलेंज बेसिकली होता क्या है, फिर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट चैलेंजेस, यानी कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस रख के देखेंगे कि हम वहां क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, हमारे सामने क्या चैलेंज आ रहा है। फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, यानी कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्या क्या उसमें जो लूप होल्स हैं उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जो जो कमियां उसको कैसे दूर कर सकते हैं, वो हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में बताएंगे। देन रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी, ये जो हम बताएंगे ये पूरा एक समरी होगी जो अभी तक आपने बुक में पढ़ा होगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब टॉपिक, व्हाट इज अ चैलेंज। हमने कहा है कि चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, जो चैप्टर की डेफिनेशन है वो है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। अब चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या होते हैं कि जो मुश्किलें जो आती हैं, यानी कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, मेरी लाइफ में भी, हम सबको कुछ करना होता है, हम कुछ काम करने जाते हैं तो कोई चैलेंज आ जाता है सामने, कोई मुश्किल आ जाती है, तो बेसिकली चैलेंजेस। पर ये आप अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें, जो हम आपकी और मेरी लाइफ से कंपेयर करें, अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आएगा, मेरी लाइफ में कोई चैलेंज आएगा, तो वो ऐसा चैलेंज होगा जिससे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। जैसे हम लोगों की स्टूडेंट्स की आदत होती है कि हम एग्जाम टाइम से एक दिन पहले पढ़ते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, तो हमारे सामने क्या चैलेंज है कि कोर्स खत्म नहीं हो रहा है और सारा पेपर उसमें से आना है, लेकिन हम उसको ओवरकम कर सकते हैं कैसे, अगर हम पहले से पढ़ें। तो चैलेंज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम चैलेंज को डिफाइन करने के लिए सोचें, तो चैलेंज इज अ थिंग जो मुश्किल तो है बट वी कैन ओवरकम इट, ठीक है। चैलेंज उसको कहा जाता है, ऐसी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर भी चैलेंजेस हैं, बट चैलेंज इज अ प्रॉब्लम विच वी कैन ओवरकम, ठीक है। कुछ रिफॉर्म्स लाके, कुछ पॉलिसीज में चेंज लाके, कुछ लॉज इंप्लीमेंट करके हम लोग उस चैलेंज को दूर कर सकते हैं, तो ये चैलेंजेस होता है। जो डेमोक्रेसी की जो बहुत बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की ही होती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, फॉर द पीपल जो कि लोगों की ही होती है, बाय द पीपल यानी कि लोगों के द्वारा उसको बनाया जाता है, यानी कि वो लोगों की होती है क्योंकि लोग वोट करके लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, लोगों के लिए बनाई जाती है और वो लोगों के लिए ही काम करती है, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इसलिए ही बहुत हेल्पफुल होता है। हम देख सकते हैं कि बहुत पहले अगर हम हिस्ट्री में जाए तो हम देख सकते हैं वहां पे किंगशिप थी, यानी कि एक राजा था और वो पूरा रूल करता था, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर रूल करता था, तो वो जो भी कहता था वो सबको मानना पड़ता था, ठीक है।
अब उसमें वो कई बार अपना डिसीजन बाइस्ड भी दे सकता था, यानी कि गलत डिसीजन भी दे सकता था, पर सबको मानना पड़ता था। तो उसमें देख सकते हैं कि उसमें एक लूप होल था। अगर हम चाइना के एग्जाम्पल पे जाएं, चाइना में कहते हैं कि सोशलिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें भी कितने सारे लूप होल्स हैं। वहां पे लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, लेकिन वो भी बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, क्योंकि वहां पे फोर्स किया जाता है। एक तो एक ही पार्टी है वहां पे, तो बार बार उसे वोट करके इलेक्ट करना पड़ता है, एंड वो लोगों की जो फ्रीडम होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स होते हैं, उसको भी एक्सप्लॉइट करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे आए। इन सब सिस्टम्स ने चैलेंजेस फेस किए हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम 100% ठीक नहीं होता। ऐसी जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, और जरूरी है कि हम उन चैलेंजेस को ढंग से देखें, उन चैलेंजेस को ढंग से समझें, और उसके बाद उनको दूर करें। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि डेमोक्रेसी क्या होती है, विच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। चैलेंज क्या होता है, जो बेसिक दो डेफिनेशंस हैं जो आपके चैप्टर के हेडिंग है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और चैलेंजेस क्या होते हैं, चैलेंजेस उन्हें कहा जाता है जो कि एक प्रॉब्लम जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं। कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कुछ रिफॉर्म्स लाके, ठीक है, कुछ लॉज पास करके, कुछ प्लान एग्जीक्यूट करके हम उनको बदल सकते हैं, हम उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशन। नाउ जो हम देखते हैं, जो आपकी बुक में डिफाइन किए गए हैं कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज आता है चैलेंज ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि डेमोक्रेसी को किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है। अगर हम बात करें चैलेंज ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको डेमोक्रेसी को किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अगर कोई भी कंट्री, अगर हम आज के टाइम में देखें तो 1/4 कंट्रीज के पास, अभी भी 1/4 कंट्रीज के पास ही डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, बाकी कंट्रीज के पास डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो काफी सारी कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं जिनके पास डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो कंट्री डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, जो जो कंट्रीज में जहां पे इंप्लीमेंट हुआ है बहुत गलत तरीके से हुआ है। सबसे पहला जो चैलेंज है हमारे सामने जो आता है वो होता है चैलेंज ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, किस तरह से इंप्लीमेंट किया गया है। कोई भी चीज होती है, मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर आपका उसका बेसिक क्लियर नहीं है, यानी कि अगर आपको उसकी फाउंडेशन क्लियर नहीं है, तो अगर आप उसको हायर लेवल पे पढ़ने जाओगे आपको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने लोअर लेवल का जो बेसिक लेवल है वो नहीं पढ़ा है। एक्सप्रेशन, जो चैलेंजेस ऑफ एक्सप्रेशन आता है, इसका मतलब क्या होता है, जो फाउंडेशन होती है डेमोक्रेसी की, यानी कि जो बेसिक फाउंडेशन रखी जाती है ना डेमोक्रेसी की, उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, वो ढंग से रखी नहीं जाती है। ठीक है, वहां पे लोगों को प्रॉपर राइट्स जो एक डेमोक्रेसी में दिए जाने चाहिए वो प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे चैलेंज ऑफ एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, जब हमारी कंट्री में ये लॉ आया डेमोक्रेसी का, यानी कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आया, तो सब लोगों को वोटिंग का राइट नहीं था, काफी वुमेन को भी वोटिंग का राइट नहीं दिया जाता था। तो एक ये लूप होल हो गया, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सब लोग इक्वल होते हैं, जेंडर इक्वालिटी होती है, एंड देन सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, लेकिन वो उस समय नहीं था, जो कि बाद में ओवरकम किया गया। तो हम देख सकते हैं कि एक फाउंडेशन में फॉल्ट था, यानी कि जो बेसिक राइट था कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब इक्वल है, वो नहीं था। तो ये जेंडर ऑफ एक्सप्रेशन होता है। चैलेंज हो गया चैलेंज ऑफ एक्सप्रेशन। चैलेंज ऑफ एक्सप्रेशन मतलब जब आप अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें इतने सारे लूप होल्स आ गए और वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो वो एक चैलेंज बन गया आपके लिए, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, आपने लोगों को ढंग से वो राइट्स नहीं दिए जो देने चाहिए थे। ठीक है, और देने के बाद दिए नहीं गए हैं, और इसलिए आपकी कंट्री एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाई जा सकती। उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो कि जरूरी है कि ओवरकम की जाए। जो सेकंड चैलेंज आता है हमारे पास, वो होता है चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हमने देखा चैलेंज ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो फाउंडेशन पे जो लॉज होते हैं, जो बेसिक राइट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जो ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो नहीं की गई, इसलिए डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर कंट्री में फेल हो गया। जैसे हम यहाँ पे मैंने आपको जैसे जेंडर इनइक्वालिटी का दिया, जैसे पाकिस्तान का हम एग्जांपल दे सकते हैं। जब परवेज मुशर्रफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर
पोस्ट के लिए इलेक्शंस हारे, तो उन्होंने वहां पे मिलिट्री रूल इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, वहां पे मिलिट्री रूल इंप्लीमेंट होने वाला था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में मिलिट्री रूल नहीं होता है, ठीक है। वो तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो गई कि एक आदमी के अंडर सारा रूल है और वो क्या कर रहा है, वो जो चाह रहा है वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में वो लोगों की गवर्नमेंट होती है, यानी कि लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए ही काम करती है। लेकिन वहां पे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, तो वो एक एक्सप्रेशन का चैलेंज हो गया। जब हम डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में आते हैं तो वो ये है कि बेसिक राइट्स तो दिए गए, लेकिन उनको ढंग से लोगों को समझाया नहीं गया, लोगों को समझ नहीं आया। और डेमोक्रेसी जो एक डीप तरह से, जो एक गहरी तरह से एक कंट्री में इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अगर हम इन दोनों चैलेंजेस को देखें तो हम इनको काफी हद तक रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो चैलेंज है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का एंड, तो जो हमारा सेकंड चैलेंज है वो है चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जो लोगों के लिए ही होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा लोगों के लिए काम करती है। तो जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, जब वो लोगों के लिए काम ना करें और उनको प्रॉपर राइट्स ना दिए जाए काम करने के लिए, तो डेमोक्रेसी को ढंग से इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है, वहां पे डेमोक्रेसी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अब ये जो चैलेंज है ये बड़ा क्रिटिकल सा है, क्योंकि लोगों की डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक इंस्टीट्यूशन से, और ये जो चैलेंज है ये डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आपकी हो सकता है डिफरेंट उम्मीदें हो उससे, और दूसरे आदमी की हो सकता है कि वो इस इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट उम्मीदें रखता हो। लेकिन जब आप दोनों की डिमांड्स मेट नहीं हो पा रही है, जो आप उम्मीदें रखते हैं वो पूरी ना हो पाए, तो वहां पे ये चैलेंज आता है, चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वहां पे ये चैलेंज ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। वहां पे ये चैलेंज अगर करता है और ये चीज डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो एक कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया, अगर वहां पे इंस्टीट्यूशंस जो बनाए गए हैं उनको प्रॉपर राइट्स ना दिए जाए, ठीक है, और वो लोगों के लिए काम ना करें, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे केस में, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमने दो चैलेंजेस पढ़े, जो कि एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन का मतलब था जो फाउंडेशन रखा गया है। फिर हमने देखा चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है गिविंग proper rights to various institutions that are working for people, ठीक है। तो गिविंग प्रॉपर राइट्स टू वेरियस इंस्टीट्यूशन दैट आर वर्किंग फॉर पीपल, जब आप नहीं देते हो तो वहां पे डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का चैलेंज अकर करता है। अब जो थर्ड चैलेंज है, जो हम सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, और अगर हम अपनी कंट्री का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करें तो हम बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव। अब अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हम देख सकते हैं वहां पे किंगशिप थी, यानी कि किंग रूल करता था, किंग के बाद उसका लड़का रूल करता था, और बाकी जो लोग थे वो बस हमेशा उनके नीचे रहते थे, किंग के अंडर रहते थे, ठीक है। ये किंगशिप हो गई। उसके बाद जब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आया, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर लाने का क्या मतलब था कि जो आम लोग हैं, ठीक है, जो हाई फाई नहीं है, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो भी गवर्नमेंट में आ पाए, वो भी रूल कर पाए। और क्यों कर पाए? क्योंकि अगर आप एक आम आदमी हैं, अगर आप जमीन से जुड़े हुए आदमी है, तो आपने डिफरेंट चैलेंजेस को देखा है। आपको पता है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, आपको पता है कि अगर आप एक सरकारी दफ्तर में जाओगे तो आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का एक सबसे बड़ा फायदा यही था कि चाहे कैसा ही आदमी हो, भले ही वो गरीब हो या वो अमीर हो, मिडिल क्लास हो, ठीक है, वो भले कुछ भी कर सकता हो, लेकिन वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, इलेक्शंस में वो जीत सकता है, ठीक है, इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकता है। ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी पावर है, हमको दी भी गई है पावर। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम देखें, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है, जहां पे कुछ लोग जिन्होंने एक मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट से एक पार्टी इवॉल्व आउट हुई, और उसके बाद उसने दिल्ली में रूल किया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अगर
एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी जब एक इलेक्शन लड़ने की बात करता है और वो सोचता है कि मैं सिस्टम में आऊं, मैं सिस्टम में आके सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करूं, तो उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और वो आती हैं कि सबसे पहली दिक्कत होती है जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात करता है, तो इलेक्शन कंटेस्ट करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको पार्टी को, इवन किसी पार्टी से लड़ना है तो उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद आपका जो कैंपेनिंग होती है, कैंपेनिंग में भी आपके बहुत पैसे लगते हैं। और इसलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है, जो गवर्नमेंट हम लोग इलेक्ट करते हैं, वो हम देख सकते हैं कि वो भी सिर्फ जिन लोगों के पास बहुत मनी एंड मसल पावर होती है वही लोग पावर में आ पाते हैं, जबकि कॉमन मैन, मिडिल क्लास मैन बहुत कम पावर में आ पाता है। इसलिए मिडिल क्लास आदमी हमेशा परेशान रहता है सरकार से, क्योंकि शायद वो लोग पावर में नहीं आते हैं जो मिडिल क्लास थे, इसलिए वो उनकी समस्याओं को नहीं समझते, इसलिए उनकी समस्याओं का भी समाधान भी नहीं हो पाता है। तो इलेक्शंस बहुत एक्सपेंसिव हैं। आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जाके देखोगे, यानी कि जो स्टूडेंट, जो कॉलेजेस में कॉलेज लेवल पे इलेक्शन होता है, उसमें भी कितना करप्शन है, उसमें भी कितना पैसा लगाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो बेसिक फाउंडेशन है स्टूडेंट्स इलेक्शन से लेके इवन आप स्टेट के लेवल पे कंटेस्ट करो या सेंट्रल लेवल पे करो, तो उसमें इतना ज्यादा खर्चा आता है कि कभी भी कोई कॉमन आदमी सोच नहीं सकता इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो ये भी एक चैलेंज है कि इलेक्शन इतने ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं कि मनी एंड मसल पावर वाले लोग ही आ पाते हैं। और इसके लिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि एक तो जो गवर्नमेंट है उसको कुछ लॉज निकालने चाहिए, ताकि एक बजट बनाया जा सके ताकि उससे ज्यादा पैसा खर्च ना हो। हम देख सकते हैं जो पार्टीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, वो इतना पैसा खर्च कर देती हैं इलेक्शन पे कि वो जीत जाती हैं। ठीक है, वो बहुत पैसा लगाती हैं एंड आजकल लोग भी अपना वोट बेचने को तैयार रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्शंस हैं, वो एक मिडिल क्लास आदमी कभी इतना पैसा नहीं लगा सकता, वो लोगों के वोट नहीं खरीद सकता। बट एक पार्टी जिसके पास बहुत पैसा है वो आराम से जीत जाती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पैसा लगा देती है। तो एक लॉ बना देना चाहिए कि इतने, ये बजट है इलेक्शन का, इससे ज्यादा खर्च नहीं होगा। उसके बाद फंड्स का अरेंजमेंट भी किया जाना चाहिए, ये देखते हुए कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, एंड बजट के अकॉर्डिंग उसको कुछ फंड्स भी दिए जाने चाहिए, ताकि वो लोगों तक अपनी बात अच्छे से अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों को अपनी बात बता सके। और आज के टाइम में चुनाव होते हैं किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास ज्यादा ताकत है, उसके बल पे। लेकिन अगर हम देखें तो अगर एक बजट बना दिया जाए तो, और हर किसी को फाइनेंस किया जाए, थोड़ा पैसा प्रोवाइड किया जाए, तो मुद्दों की राजनीति होगी, यानी कि जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर इलेक्शंस लड़े जाएंगे। तो जो थर्ड चैलेंज है वो ये है कि इलेक्शन बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए कॉमन मैन कभी इलेक्शंस में खड़ा नहीं हो पाता है, इसलिए उसको बहुत दिक्कत होती है। तो हमने देखे चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी के 3 चैलेंजेस थे। चैलेंज ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कि फाउंडेशन लेवल पे होता है, जब किसी स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी को ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, लोगों को नहीं बताया जाता है। देन चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि गिविंग प्रॉपर राइट्स टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस दैट आर वर्किंग फॉर पीपल, प्रॉपर राइट्स देना इंस्टीट्यूशंस को जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरा चैलेंज था। और तीसरा है कि इलेक्शन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हद से ज्यादा इलेक्शन एक्सपेंसिव होते हैं, और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि कॉमन मैन कभी आ नहीं पाता, और वो अपनी समस्या और उनकी समस्या समझने वाला कोई आदमी नहीं आ पाता, इसलिए बेचारा वो बहुत सहता है। ठीक है, तो ये हमारे चैलेंजेस थे डेमोक्रेसी के, यानी कि हमने चैप्टर भी स्टार्ट किया है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स।